नमस्कार, क्लोक मी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी कि मावठ किस कारण से होती है। तो पहला है दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण से, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, तीसरा है पछुआ हवाओं के कारण से, चौथा है हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण से। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ठीक है, अब ये क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ? जो सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके कारण से राजस्थान के जो उत्तरी और पश्चिमी भाग हैं उनमें वर्षा होती है, जिसको क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और ये श्रीगंगानगर में जो वो फसल की जाती है, यानी कि जैसे गेहूँ, चना हो गए, किन्नू हो गई, तो इनके लिए क्या होती है? फ़ायदेमंद होती है। तो ये फ़ायदेमंद होती है। और इसी तरह से क्या होता है, उत्तरी भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ़ गिरने से और ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में पाला गिरता है कई बार। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो पहला है इसका मानसून के समानांतर होना, दूसरा है मानसून दिशा के विपरीत होना, तीसरा है श्रृंखला में कटाव होना और चौथा है श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या आएगा इसमें? इसका मानसून के समानांतर होना, क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है जिसमें अरब सागर की शाखा आती है, ये जो अरावली पर्वतमाला है उसकी स्थिति उसके समानांतर होती है, जिसके कारण वो बिना वर्षा करे ही चला जाता है। अगला है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो ये पहला है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दूसरा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तीसरा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? किधर से बढ़ती है? इसमें आ जाएगा यानी कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। किधर वृद्धि होगी? इसमें आ जाएगा उत्तर उत्तर पश्चिम से, ये जैसे इधर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जो कुल वर्षा है उसका 90% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से चलने वाली जलभरी हवाएं हैं जो एक मौसम विशेष यानी कि वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से पुकारते हैं। अब स्थानीय भाषा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरवैया कहा जाता है। अब राजस्थान में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। अगला है राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो किस दिशा में बढ़ती है? ये यहाँ से बढ़ती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इस दिशा में मानसून वर्षा किस दिशा में पड़ती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, अब अगला है जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, कौन से जिले का आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा जैसलमेर जिले का। अगला है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। अब जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में पाया जाएगा? न्यूनतम वायुदाब कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर तापमान सबसे अधिक पाया जाएगा। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाया जाएगा? जैसलमेर जिले में। अगला है
पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो हमने भौतिक विभाग पढ़े थे, तब हमने ये पढ़ा था कि पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें वो दे नहीं रखा, ये 25 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 80 दे रखा है। तो ये 50 पढ़ते हैं हम, 50 सेमी समवर्षा रेखा है, वो सीमा रेखा बनाती है। तो इसमें 50 नहीं है, इसमें 40 है, तो हम 40 सही आएगा। अगला है, राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है। तो राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया। अब न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, ये तो हमें पता है कि ये पश्चिमी राजस्थान में होती है। अब पश्चिमी राजस्थान में होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, 4 नंबर पे है। तो ये 4 नंबर है जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये क्या 4 नंबर किसको दर्शा रहा है, जैसलमेर को दर्शा रहा है। अगला है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आएगा 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है, हमने पढ़ा था 5 जलवायु क्षेत्र, कौन कौन से पढ़े थे। शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया। अब उष्ण मरुस्थलीय, एक तो उष्ण है, ऊपर से मरुस्थलीय जलवायु है, तो कौन सी आ जाएगी इसमें, BWHW। कौन सी आएगी, BWHW। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। अब राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 57 पॉइंट कुछ है, 57.767 इस तरह से है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 57 से 58 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, कृषि जलवायु खंड। तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, दूसरा है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे इसका विस्तार सबसे अधिक है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, जलवायु खंडों में हमने पढ़ा था। तो इसमें आ जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और इसके पश्चिम भागों में, जो पश्चिमी भाग है उसकी जो समवर्षा रेखा होती है ना, जो सब पाकिस्तान और भारत के मध्य जो एक समवर्षा रेखा उसको जिसको विभाजित करती है, तो लगभग कितनी आती है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है। और इसके शेष भागों में 20 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर तक, 20-25 सेंटीमीटर तक। तापमान यहाँ का गर्मियों में कितना होता है, 30 से 34 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में होता है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ की जलवायु गर्म होती है, शुष्क होती है। अगला हम देखेंगे, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वो कौन सा जिला है। तो औसत वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। और ये सबसे आर्द्र जिला भी है, आर्द्रता वाला, सबसे आर्द्रता वाला जिला भी झालावाड़ है। आगे हम देखेंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, झालावाड़ बांसवाड़ा, जयपुर सीकर, बूंदी सिरोही, भरतपुर धौलपुर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, झालावाड़ बांसवाड़ा।
आगे देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है। तो सर्वाधिक आंधियाँ कौन से जिले में चलती हैं? तो हमने पढ़ा था गंगानगर। गंगानगर में सबसे अधिक आंधी चलती है। यानी कि जैसे राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा है। अब आगे हम देखेंगे लू शब्द से क्या तात्पर्य है। लू क्या होती है? थर्मोस्टल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो ये क्या हो जाएंगी? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं। जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की जब तेज किरणें पड़ती है उससे तप्त हो जाता है स्थल भाग, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में कहीं कहीं पर संवहनिक धाराएं की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण वायु के भंवर बन जाते हैं और ये लघु क्षेत्र में इन्हें भभूलिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश बांटे थे वो उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब देखें AW किसको दर्शाता है? दक्षिणी राजस्थान को। CWG उत्तरी राजस्थान को। BWHW शुष्क मरुस्थल को। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल को। तो अब हम देखना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो AW किसको दर्शाता है? दक्षिणी राजस्थान को, ये सही है। अब ये क्या है? CWG उत्तरी राजस्थान को दर्शाता है, जबकि ये गलत है। ये BWHW ये शुष्क मरुस्थल को दर्शाता है। इसके अलावा BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को दर्शाता है। तो ये क्या है इसमें? CWG ये गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि CWG क्या है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों को दर्शाता है, जो कि ये राजस्थान का पूर्वी मध्य पूर्व भाग आता है ना, वो वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन की जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमवावली से इसका सही उत्तर अनुक्रम पहचानिए। अब हम देखेंगे 1 नंबर, 2, 3, 4 ये नंबर किस किस जलवायु प्रदेश को दर्शाते हैं। तो 1 नंबर इसमें दे रखा है, ये देखिए CWG BWHW। तो 1 नंबर ये क्या है? पश्चिमी भाग राजस्थान का, यहाँ पे मरुस्थलीय भाग है। तो वो कौन सा चिन्ह दर्शाएगा इनका? तो इसमें हम तीसरा देखेंगे BWHW। ये क्या है? तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थल को यह दर्शाता है BWHW। तो इसमें एक ही दे रखा है शुरू में, ये वाला आ जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, BWHW। तो दूसरा नंबर का क्या आएगा? अर्ध शुष्क में आ जाएगा, तो इसमें BSHW ये अर्ध शुष्क में आ जाएगा। और ये तीसरा नंबर है CWG, इसमें आ जाएगा। और AW क्या हो जाएगा? यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी भागों में AW जलवायु आ जाएगी। अब आगे हम देखेंगे मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। कैसे बहती हैं? पश्चिम पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र। तो गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में पवनें कैसे बहेंगी? समुद्र से स्थल की ओर। किधर से बहेंगी? समुद्र से स्थल की ओर। क्योंकि क्या होता है कि जब ये क्या मानसूनी पवनें हैं जो मौसम के अनुसार चलती हैं, तो इसमें क्या होता है कि 6 महीने तो क्या होता है समुद्र से स्थल की ओर, 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अब समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, कब चलेंगी? ये गर्मियों में चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि स्थल भाग में न्यून वायुदाब, क्योंकि उच्च तापमान हो जाता है और न्यून वायुदाब का निर्माण होता है, और समुद्र में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं। आगे हम देखेंगे राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी कहलाएगी? ये आ जाएगी 50 सेंटीमीटर की।
आगे हम देखेंगे मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, पवनों की दिशा या। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घ अवधि। तो इसमें सबसे सही आंसर कौन सा आएगा, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। वर्षा है जो अनिश्चित रूप से, अनियमित रूप से, असमान रूप से पाई जाती है, कि इसमें वर्षा का होना निश्चित नहीं है। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, कहीं पर 100 से भी कम, कहीं पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस तरह से हाड़ौती पठार की मिट्टी है। अब हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है, कछारी है, लाल है, भूरी है या मध्यम काली है। तो मिट्टी कैसी है हाड़ौती पठार की, मध्यम काली। अगला है जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। अब इसका क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल, लवणता, इनका हल करने के लिए क्या, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो क्षारीयता की समस्या पाई जाती है उसमें ये जिप्सम बिछा दिया जाता है, या फिर जो एक बताया था हमने ढैंचा, उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। अगला है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। अब एंटीसोल समूह हमने पढ़ा था, जो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मृदा के प्रकारों बताए थे, तो उसमें हमने एंटीसोल पढ़ा था। तो एंटीसोल राजस्थान के कहाँ, किस भाग में पाई जाएगी, ये आ जाएगी पश्चिमी भाग में। एंटीसोल प्रकार की मृदा यह जो कि पश्चिम भाग में पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग में। और ये इसका रंग कैसा होता है, पीला भूरा होता है। आगे है राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। भूरी मिट्टी का विस्तार है जो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। अगला है राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, तो बेकार भूमि पाई जाती है जैसलमेर में। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एरिडिसोल, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स। तो इनको हमको सुमेलित करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्टिसोल्स। अब वर्टिसोल्स है, या फिर हम एरिडिसोल्स भी देख सकते हैं। एरिडिसोल्स कहाँ पाई जाएगी, हम देखते हैं। अब ये अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एरिडिसोल्स जो कौन सी मिट्टी होती है, शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क क्षेत्रों में एरिडिसोल्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, एरिडिसोल्स। अगला है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में। अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में। अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है, उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में अल्फीसोल्स पाई जाती है। ये जो मैदानी भाग आता है, राजस्थान का पूर्वी भाग मैदानी भाग है, इसमें अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला है वर्टिसोल्स, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, जो हाड़ौती प्रदेश है वहाँ पर आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, दूसरा। 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से सुमेलित है।
अगला है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ मिलती है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ मिलती है? नागौर अजमेर में, या राजस्थान जो अजमेर नागौर जिले में है यहाँ पर बांका पट्टी, यानी कि लोगों को पानी मिलता है जिसमें खारा पानी होता है और फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है जिसकी वजह से उनको, तो इससे क्या होता है, उनमें हड्डियों का रोग हो जाता है, उनमें कमर झुकी रहने लगती है जिसके कारण उनकी जो कमर निकल जाती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? बांका पट्टी या फिर कुबड़ पट्टी। अगला है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती है? अम्लीय व क्षारीय कैसे बनती है? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, या फिर नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। तीसरा है जल प्रवाह। चौथा है अपलक्षण, यानी कि घुलकर बहना। तो इसमें क्या आ जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। इसमें क्या होता है कि कम वर्षा और कम आर्द्रता के कारण और उच्च तापमान के कारण, उच्च वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के कारण जलवायु कारक होते हैं ये जो इनके कारण क्या होता है? लवणीय व क्षारीय भूमि का निर्माण होता है। ये क्या होता है? इनकी वजह से क्या होता है? लवणीय भूमि का निर्माण होता है। और इसकी समस्या को हल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? अब बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है? हमने पढ़ा था चंबल। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। ये तो कथन है। कारण क्या है? सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो इसमें क्या आएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या आएगा? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, ये सही है। कारण क्या है इसका? सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो ये भी सही है। तो अब ये दोनों सही है, तो ये क्या है? आर है, जो सिरोजम मिट्टी में उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो ये सही व्याख्या करता है। अगला है, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, नागौर। अब जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर नदियों का क्षेत्र पाया जाएगा। नदियों का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? भरतपुर, धौलपुर। अगला है, सीपी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड है? सीपी जोशी यानी डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड है? तो इसके अनुसार हैं 10। अगला है, खसरा संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है? खसरा है भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट व नीस व क्वार्टजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब इसमें कौन से सही हैं ये हम देखेंगे कि थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थरों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। थार के मरुस्थल में बलुई मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट, यानी कि अरावली पर्वतमाला में इनकी सैलों की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है।
दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब ये भी पता है कि दक्षिणी पूर्वी भागों में काली मिट्टी पाई जाती है, जो किसके कारण से, लावा की वजह से। अगला है दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सैलों के क्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण, ये गलत है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? तीसरा, जिसमें 1, 2, 3 सही है। अगला है राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? अब लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो इसमें आएगी लाल लोम मिट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है।